हेलो बच्चों। तो जो चैप्टर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ उसका नाम है इवोल्यूशन। तो ये जो इवोल्यूशन चैप्टर है वो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। अब ये समझ लेंगे कि वैसे तो देखा जाए तो इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक इवोल्यूशन नहीं है 10th स्टैंडर्ड के महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का। लेकिन क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा इजी है और इससे फ्लो आ जाएगा चैप्टर में, इसलिए ये टॉपिक मैं पहले डिस्कस कर रहा हूँ। इसलिए सभी अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे क्या होता है इवोल्यूशन। अब ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये किसी का आंसर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसलिए इसको लर्न मत कीजिए, आप इसको सिर्फ समझने की कोशिश कीजिए। क्योंकि यदि कोई क्वेश्चन बनता भी है इसके ऊपर तो मैं ऑलरेडी आपको बता दूंगा कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ पर बनेगा। अदरवाइज़ आपको इसको लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आप सिर्फ समझने की कोशिश करेंगे पैराग्राफ टू पैराग्राफ। आपको यदि टेक्स्ट बुक में देखना है तो टेक्स्ट बुक में ये पेज नंबर 3 पे है, साइंस 2 के। तो साइंस 2 के पेज नंबर 3 का मैं इवोल्यूशन टॉपिक पढ़ रहा हूँ। सभी अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे और मैं साथ साथ में हिंदी में भी बताऊंगा। तो आप हिंदी में भी, जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं वो देखने की कोशिश करेंगे। ओके। तो क्या होता है इवोल्यूशन, ध्यान देंगे सभी। इवोल्यूशन इज़ द ग्रेजुअल चेंज, यहाँ पे मैं फर्स्ट लाइन पढ़ रहा हूँ। ओके। सो इवोल्यूशन, ये वाला फर्स्ट लाइन, इवोल्यूशन इज़ द ग्रेजुअल चेंज अकरिंग इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म ओवर अ लॉन्ग ड्यूरेशन। मतलब लंबे समय से, ग्रेजुअल चेंज का मतलब होता है क्रम से चेंज आना, क्रम मतलब एक के बाद एक बदलाव आना। तो इवोल्यूशन इज़ द ग्रेजुअल चेंज, इवोल्यूशन का मतलब होता है ग्रेजुअल चेंज, मतलब क्रम से चेंज आना, अकरिंग इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म ओवर अ लॉन्ग ड्यूरेशन। इसका मतलब जब लंबे समय तक कोई ऑर्गेनिज्म या कोई जो जीव रहता है, खास करके ऑर्गेनिज्म मतलब जिसमें जान होती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब सजीव, सजीव मतलब जिसमें जान होती है। तो सजीव में जब लंबे समय तक क्रम से विकास होता है, क्रम से बैक टू बैक चेंजेस आते हैं, विकास होता है, उसे कहते हैं बेटा इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का सबसे बेस्ट एग्जांपल सबको पता है कि इंसान पहले आदि मानव हुआ करता था, हम पहले जानवरों जैसे हुआ करते थे। उसके बाद हमारा विकास होते गया और उसके बाद एक समय ऐसा आया कि बाद में हम बने, मतलब ह्यूमन बीइंग बना, इंसान बना, मनुष्य बना। इसका मतलब क्या? तो इवोल्यूशन का मतलब होता है, इवोल्यूशन इज़ द ग्रेजुअल चेंज, मतलब क्रम से विकास होना, अकरिंग इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म ओवर अ लॉन्ग ड्यूरेशन। मतलब लंबे समय से जब कभी भी मानव जाति या सजीव में, लंबे समय से सजीव में जब क्रम से विकास होता है तो उस पद्धति को हम इवोल्यूशन यानी हिंदी में उत्क्रांति कहते हैं। अब आगे, दिस इज़ अ वेरी स्लो ग्रोइंग प्रोसेस थ्रू विच डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इज अचीव। पहली बात तो बेटा ये बहुत ही स्लो गोइंग प्रोसेस है, मतलब ये प्रोसेस ऐसा नहीं है कि 1 साल में होंगी, 6 महीने में होंगी, 3 महीने में। दिस इज़ अ वेरी स्लो गोइंग प्रोसेस, ये प्रोसेस बहुत ही स्लो होने वाली प्रोसेस है। थ्रू विच डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इज अचीव्ड, जिसके ज़रिए जो भी एक जीव रहता है, जो भी एक सजीव रहता है, उसका डेवलपमेंट मतलब उसका विकास होता है। डेवलपमेंट है ना, विकास होना। तो दिस इज़ अ वेरी स्लो ग्रोइंग प्रोसेस थ्रू विच डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इज अचीव्ड। इसका मतलब ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होता है, सजीवों का विकास होता है। All the stages in changes occurred in various component ranging from stars and planets in the space to biosphere present on the earth should be included in the study of evolution। अब evolution मतलब मैंने बोला कि changes, बदलाव। इसका बेस्ट एग्जांपल देता हूँ बेटा। अब देखिए लॉकडाउन के कारण हमको सीखने को मिल रहा है, ये कभी हमने ऑनलाइन पढ़ने की कोशिश नहीं की है और इवन हमने भी ऑनलाइन पढ़ाने का कभी ट्राई नहीं किए। लेकिन ये देखो अभी सब डिजिटल होने वाला है, अभी हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब इसे ही इवोल्यूशन कहते हैं, मतलब कुछ चेंजेस आया। तो सेकेंड लाइन पढ़ता हूँ मैं। ऑल द चेंजेस stages in a changes occurred in various components ranging from stars and planets in the space to biosphere present on the earth should be included in the study of evolution। जब हम उत्क्रांति का अध्ययन करते हैं, मतलब जब हम इवोल्यूशन की स्टडी करते हैं, तो इवोल्यूशन की स्टडी में सारे ही कंपोनेंट आते हैं। मैं स्टार में इवोल्यूशन की बात करूंगा, मैं प्लैनेट में, मतलब स्पेस में स्टार्स और प्लैनेट होते हैं, तो उनसे लेकर अर्थ पे जो बायोस्फीयर है, मतलब जो जीव जंतु है, बायोस्फीयर मतलब जो जीव जंतु है, उन सब में जो चेंजेस आता है वो सारे का सारा हम इवोल्यूशन में पढ़ते हैं। तो इवोल्यूशन में अंतरिक्ष में जो तारे हैं, ग्रह है, उनसे लेकर जो पृथ्वी पर जीव जंतु है, जो सजीव है, जीव सृष्टि है, उन सब का अध्ययन आता है। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज ड्यू टू चेंज इन स्पेसिफिक कैरेक्टर ऑफ द सेवरल जनरेशन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म एज अ रिस्पॉन्स टू नेचुरल सिलेक्शन इज कॉल्ड इवोल्यूशन। अब ये टफ करके एक डेफिनेशन दी है इवोल्यूशन की। पहले तो पहले लाइन में इवोल्यूशन का बहुत इजी डेफिनेशन था कि इवोल्यूशन इज द ग्रेजुअल चेंज अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ओवर अ लॉन्ग ड्यूरेशन। मतलब जब किसी सजीव में
क्रम से विकास होता है तो उसी को उत्क्रांति कहते हैं। अब उसी को थोड़ा टफ करके बताया गया है। ये देखिए, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज, जब कोई नई जाति बनती है, नया सजीव बनता है, नई जाति बनती है, ड्यू टू चेंज इन स्पेसिफिक कैरेक्टर ऑफ द सेवरल जनरेशन। अनेक पीढ़ियों में उस पर्टिकुलर जाति में चेंजेस आते गए जाएगा, आते जाएगा, आते जाएगा, आते जाएगा, ठीक है, एज रिस्पॉन्स टू नेचुरल सिलेक्शन, और वो सब नेचुरली आएगा। मतलब एक विशेष कोई जाति रहेंगी, उसके कई पीढ़ियों तक धीरे 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 बदलाव आते जाएगा, और ये जो बदलाव रहेगा ये प्राकृतिक रहेगा, नेचुरल सिलेक्शन के माध्यम से रहेगा, उसको कहेंगे इवोल्यूशन। मैं आपको उसका एग्जांपल देता हूँ। ऐसा था कि पहले जो हम कच्चा मांस खाते थे, सबको पता है, तो पहले जब हम कच्चा मांस खाते थे तो बेटा हमारे जो आंत रहते, जिसको अतड़ी बोलते हैं, वहाँ पे एक अपेंडिक्स करके एक पार्ट हुआ करता था। वो पार्ट जो हम सेलुलोज डाइजेस्ट नहीं कर पाते थे, उसको डाइजेस्ट करने में वो काम आता था, अपेंडिक्स। लेकिन अभी वही अपेंडिक्स हमारे बॉडी में इतना डेवलप हो गया है, वो नली जिसको बोलते हैं, आप चेक कर लेना डायग्राम में, कि वो अभी नहीं भी रही तो चलता है, क्योंकि अभी हम खाना पका के खाते हैं। इसका मतलब ये तो इवोल्यूशन हो गया हम में, ये तो हम में परिवर्तन हुआ। तो ये एकदम से ऐसा हुआ क्या कि पहले आदि मानव थे और हम बने? नहीं, बहुत सारे ऐसे स्टेप आए, कई हजार करोड़ साल लग गए हम में बदलाव आने में। तो उसी को इवोल्यूशन कहते हैं, कि किसी जाति विशेष में प्राकृतिक चयन के माध्यम से अनेक जो गुणधर्म है उनमें सतत बदलाव आते रहता है, आते रहता है, उसी को कहते हैं बेटा इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का मतलब होता है उत्क्रांति। अब ये पैराग्राफ पढ़ाता हूँ। 3.5 बिलियन, बेटा 1 बिलियन यानी 100 करोड़ होता है, तो 3.5 बिलियन ईयर्स अगो, मतलब 350 करोड़ साल पहले की बात है, लाइफ हैड बीन नॉन एग्जिस्टेंस ऑन द अर्थ। इसका मतलब दूर दूर तक जान, जीवन जिसको बोलते हैं, दूर दूर तक जीवन नहीं था बेटा अर्थ में। अर्थ में दूर दूर तक जीवन नहीं था। कितने साल पहले की बात है? 350 करोड़ साल पहले की बात है। एट द बिगिनिंग देयर मे हैव बीन ओनली some elements in the ocean on the earth and simple type of organic and inorganic compounds may have been formed from those। और शुरुआत की बात यदि मैं करूँगा तो बहुत ही सिंपल एलिमेंट आए, वो भी कहाँ पर? समुद्र में आए, पृथ्वी में जो सागर समुद्र रहता है वहाँ पर आए। सिंपल टाइप ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड मे हैव बीन फॉर्म फ्रॉम दोस। और वो जो समुद्र में सिंपल एलिमेंट्स पाए गए थे, उससे एकदम सिंपल ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड बने, मतलब कार्बन से बने हुए और अकार्बन मतलब जिसमें कार्बन नहीं था, ऐसे एलिमेंट बने। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लाइक प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड में हैव फॉर्म्ड ओवर अ लॉन्ग पीरियड फ्रॉम दो सिंपल कंपाउंड। और जो पहले कार्बनिक और अकार्बनिक मतलब इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सिंपल कंपाउंड जो समुद्र में मिले थे, उससे ही बहुत सालों के बाद, कई वर्षों के बाद कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बने, जैसे कि प्रोटीन है और न्यूक्लिक एसिड है। तो प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड जैसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कब बने? कई सालों के बाद, कई वर्षों के बाद प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल जैसे तत्व बने ओवर अ लॉन्ग पीरियड फ्रॉम दो सिंपल कंपाउंड। जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मैंने बोला ना, सिंपल बने थे शुरुआत में, उनसे ऐसे कॉम्प्लेक्स यानी अच्छे खासे जटिल, जैसे हम भी कॉम्प्लेक्स है बेटा, हमारी बॉडी इतनी ईजी नहीं है, हम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, तो वैसे बने। आगे, फर्स्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल्स में हैव बीन फॉर्म्ड फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। जब अलग अलग प्रकार के कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिकों को जोड़ा गया, अलग अलग प्रकार के कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिकों को जोड़ने के बाद बेटा पहला ऐसा प्राचीन काल का, मतलब पहला ऐसा सेल बना था जब बहुत सारे मिक्सचर, मतलब मिक्स करना, मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड, जब बहुत सारे कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों को मिक्स किया गया, तब जाके ऐसा प्राचीन काल का एक टाइप का सेल बना था काफ़ी सालों के बाद। उसके बाद नंबर ऑफ दो सेल्स में हैव इंक्रीज एट द कॉस्ट ऑफ सराउंडिंग केमिकल। और बाद में ऐसे सेल धीरे धीरे बढ़ते गए एज द कॉस्ट ऑफ सराउंडिंग केमिकल, मतलब आसपास का जो केमिकल है उसके माध्यम से ऐसे सेल, ऐसी कोशिकाओं में वृद्धि हुई, ऐसी कोशिकाओं में क्या हुई? वृद्धि हुई। उसके बाद देयर मे हैड बीन डिफरेंस अमंग दो सेल एंड अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन सम मे हैव शोन गुड ग्रोथ एंड सम मे हैव पेरिश्ड विच कुड नॉट एडजस्ट विद द सराउंडिंग। इसका मतलब है कि आपको तो पता है कि बहुत सारे इनऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो कंपाउंड थे, इनको मिला के प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल बना था, और ये सेल धीरे धीरे आसपास के केमिकल के द्वारा बढ़ते गए। फिर ये जो नए सेल थे, इन सेल में थोड़ा सा डिफरेंस था, ये जो सेल थे ये थोड़े से अलग थे, ये जो कोशिकाएं थी ये थोड़ी अलग थी। और अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, मतलब प्राकृतिक चयन के हिसाब से, मतलब जो नेचुरल सिलेक्शन होता है, सम में हैव शोन गुड ग्रोथ, कुछ में अच्छी खासी ग्रोथ हुई,
कुछ सेल और आगे बढ़ते गए और आगे बढ़ते गए, एंड सम मे हैव पेरिश्ड, और कुछ नष्ट हो गए, विच कुड नॉट एडजस्ट विथ सराउंडिंग, जो आसपास के वातावरण के साथ एडजस्ट नहीं हो पाए। मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट में नेचुरल सिलेक्शन का मतलब बता दूंगा। बेटा नेचुरल सिलेक्शन का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल ये देखिए कि आप धूप में भी रह सकते हो, बारिश में भी रह सकते हो, ठंडी में भी सर्वाइव कर सकते हो। मतलब आप नेचुरली अपने आप को एक्सेप्ट करते हो ये सारे वेदर के लिए। मतलब और सबको पता है कुछ जीव जंतु खास करके धूप में ही निकलते हैं, कुछ बारिश में निकलते हैं। मतलब वो दूसरे वातावरण में अपने आप को नेचुरली सिलेक्ट नहीं कर सकते, प्राकृतिक सिलेक्ट नहीं कर सकते। तो ये कहना है इसका। तो क्या बोला मैंने, 350 करोड़ साल पहले की बात है कि अर्थ पे कोई भी नहीं था, पृथ्वी पे कोई भी नहीं था। शुरुआत में एट द बिगिनिंग देयर में हैव बीन ओनली सिंपल एलिमेंट इन द ओशियन ऑन द अर्थ। शुरुआत में पृथ्वी पर जो समुद्र हुआ करते थे वहाँ पे सरल तत्व दिखाई दिए। सिंपल टाइप ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड में हैव बीन फॉर्म फ्रॉम दोस, और उससे बहुत ही सिंपल ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मतलब कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ बनते गए। Complex compound like protein and nucleic acid may have formed over a long period from those simple compound, और इनकार्बनिक और अकार्बनिक से प्रथिन, प्रोटीन को प्रथिन बोलते हैं, और न्यूक्लिक एसिड यानी न्यूक्लिक अम्ल जैसे जटिल तत्व बनते गए। फर्स्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल, पहला प्राचीन काल का तत्व या कोशिका, हैव बीन फॉर्म फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इसका मतलब अलग अलग प्रकार के कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिकों को मिलाकर पहला ऐसा प्राचीन काल का तत्व बना था। नंबर ऑफ दोज सेल्स में हैव इंक्रीज एट द कॉस्ट ऑफ सराउंडिंग केमिकल, और इस प्रकार के कोशिकाओं में धीरे धीरे आसपास के केमिकल के माध्यम से क्या होती गई, वृद्धि होती गई। आगे, देयर में हैड बीन सम डिफरेंस अमंग दोज सेल एंड अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन सम में हैव शोन गुड ग्रोथ एंड सम में हैव पेरिश्ड, पेरिश्ड यानी नष्ट होना, विच कुड नॉट एडजस्ट विद द सराउंडिंग। इसमें भी ये देखा गया कि इन कोशिकाओं में अच्छा खासा कुछ अंतर था। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन मतलब प्राकृतिक चयन के सिद्धांत के अनुसार, सम में हैव शोन गुड ग्रोथ, कुछ कोशिकाओं में अच्छी खासी ग्रोथ हुई, अच्छा खासा मतलब उनका ग्रोथ हुआ, वृद्धि हुई, एंड सम में हैव पेरिश्ड, और कुछ नष्ट हो गए, विच कुड नॉट एडजस्ट विद द सराउंडिंग, जो अपने आप को सराउंडिंग के साथ एडजस्ट नहीं कर पाए। अब लास्ट पैराग्राफ पढ़ देता हूँ। एट प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान में, करोड्स ऑफ स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल विथ ह्यूज डाइवर्सिटी रिगार्डिंग शेप एंड कॉम्प्लेक्सिटी आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ। आज कम से कम प्लांट्स की और एनिमल की करोड़ों जातियां हैं जिसमें ह्यूज डाइवर्सिटी है। बेटा डाइवर्सिटी मतलब वैरायटी होती है, सही बात है, वैरायटी है ना। आप मुझे बताओ, हम भी देखो कुत्ता और इंसान, उसमें फ़र्क है कि नहीं है, उसमें भी जान है, हम में भी जान है, लेकिन हम में वैरायटी है, हम डाइवर्सिटी है। इवन इंसान की बात करूँगा तो इंसान में भी पुरुष आती है, महिला आती है, उसके बाद भी देखेंगे तो कोई काला होता है, कोई गोरा होता है, कोई सांवला होता है, किसी की लैंग्वेज कुछ अलग होती है, किसी का पहनावा कुछ अलग होता है, तो उसको बोलते हैं बेटा डाइवर्सिटी मतलब विविधता। ठीक है, तो ऐसा बोला जा रहा है कि एट प्रेजेंट करोड्स ऑफ स्पीशीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, आज की बात करूँगा तो ऐसे करोड़ों पौधे और वनस्पतियों की जाति जिसकी ह्यूज डाइवर्सिटी है, जो अलग अलग वैरायटी वाले, रिगार्डिंग शेप, किसी का शेप कुछ अलग है, किसी का शेप अलग है, एंड कॉम्प्लेक्सिटी, कोई एकदम सिंपल बॉडी स्ट्रक्चर वाला है तो कोई टफ है, आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ मतलब आज पृथ्वी पर अलग अलग विविधता वाले अलग अलग ऐसे पौधे और प्राणियों की शेप से रिलेटेड या शरीर की रचना से रिलेटेड करोड़ों जातियाँ हैं। एनिमल डाइवर्सिटी रेंजेस फ्रॉम द यूनिसेलुलर अमीबा एंड पैरामीशियम टू अ मैन एंड जायंट व्हेल। आज मैं इंसानों की बात करूँगा, प्राणी इंसान जो है वो प्राणियों में आते हैं, तो आज मैं यदि प्राणियों की बात करूँगा तो प्राणियों में सबको पता है यूनिसेलुलर अमीबा और पैरामीशियम भी है, टू अ मैन एंड जायंट व्हेल। इसका मतलब आज यदि एनिमल की बात करूँगा तो एनिमल में एक एक कोशिका वाला अमीबा और पैरामीशियम भी है, वहाँ से लेके इंसान की बात करूँगा तो मैन भी है, एंड जायंट व्हेल और वो जो बड़ी जो व्हेल मछली होती है उसका भी समावेश है। मतलब इससे ही आपको समझता है कि कहाँ वो एक कोशिकीय एक सिंगल सेल वाला अमीबा और पैरामीशियम, और कहाँ पे इंसान और जायंट व्हेल मतलब इतनी बड़ी व्हेल मछली होती है। मतलब देखो एनिमल में कितनी ज़्यादा वैरायटी है, कितनी ज़्यादा क्या है, डाइवर्सिटी है, विविधता है। द प्लांट डाइवर्सिटी कंसिस्ट ऑफ वेरियस स्पीशीज रेंजिंग फ्रॉम यूनिसेलुलर क्लोरेला टू ह्यूज बनियान ट्री। उसी प्रकार यदि मैं प्लांट की बात करूँगा तो प्लांट में भी ह्यूज यानी बहुत बड़ी डाइवर्सिटी है, बहुत वेराइटीज़ है। वहाँ पे भी एक सेल से बना हुआ क्लोरेला का झाड़ से लेके एक बड़ा बरगद का पेड़ बनियान का झाड़ है, उसका समावेश है। द लाइफ एग्जिस्ट ऑन द अर्थ एवरीवेयर फ्रॉम इक्वेटर टू बोथ द पोल। आज अर्थ में
पोल पे भी लाइफ है और इक्वेटर भी लाइफ पर भी लाइफ है, मतलब ध्रुवों पर भी जीवन है और अक्षांश पर भी जीवन है, मतलब लाइफ इक्वेटर पर भी है और पोल्स पर भी है। ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट एट ऑल द प्लेसेस, ऑर्गेनिज्म हर जगह दिख रहे हैं, हर जगह दिख रहे हैं। एयर में दिख रहा है, वाटर में दिख रहा है, लैंड यानी ज़मीन पर दिख रहा है, रॉक यानी चट्टानों पर दिख रहा है, हर जगह इंसान ही इंसान है। ह्यूमन हैव शोन क्यूरियोसिटी अबाउट द ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड द रीज़न फॉर सच अ ग्रेट डाइवर्सिटी इन लाइफ प्रेजेंट ऑन द अर्थ सिंस एंशियंट पीरियड। आज इंसान को बहुत उत्सुकता है जानने की, सही में आज इतने साइंटिस्ट हैं तो इन सभी वैज्ञानिकों में उत्सुकता है ये जानने की कि ओरिजिन ऑफ लाइफ क्या है। ओरिजिन ऑफ लाइफ का मतलब होता है कि मनुष्य बना कैसे, लाइफ आई कैसे, एंड रीज़न फॉर सच अ ग्रेट डाइवर्सिटी इन लाइफ प्रेजेंट ऑन द अर्थ। और सच में इंसान को ये जानने में बहुत उत्सुकता है कि ये अलग अलग वेराइटीज़ आई कैसे, इंसान में इतनी डाइवर्सिटी कैसे है। ये प्राचीन काल से ही चलता आ रहा है इंसान को इसके बारे में स्टडी करने के लिए। डिफरेंट theories about origin and evolution of life have been proposed till today। आज बहुत सारी थेरीज लिखी गई है, बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपना अपना एक भाषण दिया या अपनी अपनी स्टडीज़ की है कि इंसान कैसे बना होगा, कैसे वो सिंगल सेल वाला था, कैसे वो अभी बना। डिफरेंट theories about origin and evolution of life have been proposed till today। बहुत सारी थेरियाँ, बहुत सारे सिद्धांत लिखे गए हैं किसके बारे में, कि मनुष्य का उद्गम कैसे हुआ, ओरिजिन कैसे हुआ, और इवोल्यूशन यानी उसकी उत्क्रांति कैसे हुई। टुडे ऑफ विच थेरी ऑफ ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज एक्सेप्टेड। लेकिन आज की समय में यही बोला जाता है कि ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो सजीव था ना बेटा, उसका ग्रेजुअल डेवलपमेंट हुआ, मतलब क्रम से डेवलपमेंट हुआ। क्रम मतलब क्या होता है, एक के बाद एक। इंसान ऊपर से नीचे नहीं टपका है, उसका धीरे धीरे, पहले वो सिंगल, देखो ना अमीबा पहले इतना यूनिसेलुलर था, अब वहाँ से हम जैसा इंसान इतना कॉम्प्लेक्स है, हमारे बॉडी में कितने ऐसे पार्ट है जो इतने कॉम्प्लेक्स है, तो इतना दिमाग होने वाला व्यक्ति बनने तक का इतना सारा जो है वो सारा का सारा चेंजेस ग्रेजुअली था। ग्रेजुअली मतलब क्रम से था। तो इसी सिद्धांत को एक्सेप्ट किया गया है कि ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज एक्सेप्टेड, कि इंसान का जो विकास है वो बेटा ग्रेजुअल हुआ है। ठीक है, तो ये आप पैराग्राफ पढ़ेंगे, इसको लर्न नहीं करना है, इसको सिर्फ समझना है, तो प्लीज़ आप इसे समझेंगे। ठीक है, थैंक यू।